उत्तर प्रदेश विधानसभा में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर निशाना साधा। शुक्रवार को सीएम योगी ने शायरी पढ़ते हुए कहा, नजर नहीं है नजारों की बात करते हैं, जमीन पर चांद सितारों की बात करते हैं, हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले सभा में सुधारों की बात करते हैं। यह महज एक तंज नहीं था, बात शायरी में थी तो पर बड़ी बात थी। सदन की कार्रवाई में और किन किन बातों पर चर्चा हुई, इस रिपोर्ट में देखिए। शुक्रवार को विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, अखिलेश यादव ने कल 1 घंटे का भाषण दिया, जैसे लग रहा था चुनावी भाषण है। किसी मनुष्य ने कहा कि अभिमान तब तक आता है जब लगता है कि हमने किया, और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ किया है। भाजपा और उसके सहयोगी दलों को जो जनादेश मिला है वो उसी सम्मान का प्रतीक है। लेकिन क्या यहां पर भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार नहीं होती तो तब भी क्या ऐसे ही रहता? नहीं होता, क्योंकि हम लोगों ने हमारा नेतृत्व एक ही बात के लिए हमेशा आगाह करता है कि मिशन हमारा केवल सत्ता प्राप्त करना नहीं, हमारा मिशन देश होना चाहिए। देश के हित के लिए कार्य करना है, और देश के लिए हित के लिए कार्य करने के लिए भारत ने संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, तो संसदीय लोकतंत्र की भावनाओं का सम्मान भी हमें करना होगा। उन संसदीय भावनाओं को सम्मान करके हमें आगे बढ़ना होगा, और उन भावनाओं को लेकर के यहां पर लगातार कार्य होता है। उन्हीं मुद्दों को लेकर के हम लोग चलते हैं, उन्हीं भावनाओं को लेकर के सम्मान भी दिया जाता है, वही कार्य होते हैं। और यही कारण था मार्च 17 में जब भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार प्रदेश में बनी थी, तो प्रदेश में सरकार बनने के बाद से कार्य प्रारंभ हुए थे। हमने कार्य किया। डबल इंजन की सरकार ने डबल और ट्रिपल स्पीड से काम किया, उसके परिणाम भी आए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम रैंकिंग में भारी सुधार हुआ। ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, जनता द्वारा पर्याप्त जनादेश सरकार के प्रति जनता का सम्मान है। हमने कभी ढिंढोरा पीटकर नहीं कहा कि हमने मेट्रो चलवा ली। जनता जानती थी कि कौन निवेश ला रहा है, राशन कौन दे रहा है। इसी कारण 27 वर्षों बाद कोई सरकार अपना पूरा कार्यकाल करके दोबारा वापस आई। समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, पिछली सरकारों ने भी काम किया होगा, लेकिन कोई भी जन आकांक्षाओं का प्रतीक नहीं बन पाया। हम जीते तो अच्छा, नहीं तो बीजेपी ने ईवीएम में गड़बड़ी कर दी है। साल 2019 और साल 2022 का चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ। मिल रहा है हमारा युवा क्या स्थिति थी 2015-16 में, वहां हम टैबलेट बांटेंगे, क्या उन युवाओं को टैबलेट मिल पाया था? नहीं मिल पाया था। आज हम दे रहे हैं, बच्चों को टैबलेट भी दे रहे हैं, स्मार्टफोन भी दे रहे हैं। और मैं सभी पक्षों के सभी माननीय सदस्यों से कहूंगा, मैं धन्यवाद दूंगा शिवपाल जी को कि उन्होंने भी अपनी विधानसभा सीट पर जाकर के युवाओं को वहां पर टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण किया, और भी अन्य मान्य सदस्य भी वितरित करें। उनके विकास की सभी जगह गए हैं, पहल करना पड़ेगा। 1 करोड़ युवाओं को अभी वितरित किया जा रहा है। हर स्नातक प्रास्नातक युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित होने की प्रक्रिया के साथ जुड़ा है। 12.5 लाख युवाओं को अब तक दिया जा चुका है। सेमीकंडक्टर की कमी के नाते प्रोडक्शन जो मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए उसमें थोड़ी समस्या आ रही है, लेकिन जैसे जैसे बढ़ रहा है यूपी उसको लेकर के अपने यूथ को उसे उपलब्ध करवाने का काम भी कर रहा है, और उनकी ट्रेनिंग, बेहतर ट्रेनिंग के कार्यक्रम के साथ भी इस अभियान को आगे बढ़ा रहा है।
गौरतलब है कि योगी जी के भाषण से अखिलेश ने भी जवाब दिया होगा। क्या कहा अखिलेश ने, ये भी सुन लेते हैं। गए हैं कोविड चाचा के बारे में स्पष्टीकरण मत पूछिए कि किसके हैं। मैं उसी में पूछ रहा हूं मैं। अध्यक्ष महोदय, अभी कोरोना को लेकर के अध्यक्ष जी आंकड़े दिए गए मुझे, लेकिन नेता सदन ने एक आंकड़ा नहीं दिया कि जिस समय कोरोना सबको हो रहा था, नेता सदन को भी हुआ कोरोना, मुझे भी हुआ। मैंने टीका नहीं लगवाया, लेकिन उन्होंने वैक्सीन लगवाया, उसके बाद भी हो गया। कोई स्पष्टीकरण ले लीजिए, ये डिबेट नहीं हो सकती। कोई स्पष्टीकरण ले लीजिए प्लीज। और फिर सवाल ये है जी, मैंने बीजेपी का वैक्सीन क्यों कहा? दुनिया इस वैश्विक महामारी की चपेट में आ गई, हर जगह वैक्सीन लगी। अमेरिका के राष्ट्रपति जी का देख लीजिए, उन्होंने सर्टिफिकेट में तस्वीर नहीं लगाई। यूरोप में किसी भी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की तस्वीर नहीं लगी। हमारे पड़ोसी देश वो तो वहां लगी है ना, यहाँ से चीन में नहीं लगी। नहीं, आप बात वहीं पर है। नहीं, बात वहीं पर है। अगर कोई एक आधा स्पष्टीकरण पूछना है तो नेता प्रतिपक्ष को अधिकार है। वहीं पर अध्यक्ष महोदय। बात सिर्फ यहाँ नहीं रुकी। सीएम योगी ने जब शिवपाल यादव की तारीफ की तो अखिलेश उठ खड़े हुए, बोले चाचा तो हमारे हैं, फिर आपके कैसे हुए? मिला है हमारा युवा क्या स्थिति थी 2015-16 में वहां हम टैबलेट बांटेंगे, क्या उन युवाओं को टैबलेट मिल पाया था? नहीं मिल पाया था। आज हम दे रहे हैं, बच्चों को टैबलेट भी दे रहे हैं, स्मार्टफोन भी दे रहे हैं। और मैं सभी पक्षों के सभी माननीय सदस्यों से कहूंगा, मैं धन्यवाद दूंगा शिवपाल जी को कि उन्होंने भी अपनी विधानसभा सीट पर जाकर के युवाओं को वहां पर टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण किया। और भी अन्य मान्य सदस्य भी वितरित करें। उनके विकास की सभी जगह गए हैं, पहल करना पड़ेगा। 1 करोड़ युवाओं को भी वितरित किया जा रहा है। हर स्नातक प्रास्नातक युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित होने की प्रक्रिया के साथ जुड़ा है। 12.5 लाख युवाओं को अब तक दिया जा चुका है। सेमीकंडक्टर की कमी के नाते प्रोडक्शन जो मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए उसमें थोड़ी समस्या आ रही है, लेकिन जैसे जैसे बढ़ रहा है यूपी उसको लेकर के अपने यूथ को उसे उपलब्ध करवाने का काम भी कर रहा है और उनकी ट्रेनिंग, बेहतर ट्रेनिंग के कार्यक्रम के साथ भी इस अभियान को आगे बढ़ा रहा है। मेरे चाचा थे, लेकिन अब तो नेता सदन भी उन्हें चाचा बोल रहे हैं। तमाम बातों से भरे सदन में अखिलेश और योगी के बीच आरोपों प्रत्यारोपों के इस दौर से एक बात तो साफ होती है कि अब विधानसभा में सत्ता दल से सवाल करने और उनकी कमियां गिनाने के लिए एक मजबूत विपक्ष मौजूद है। ब्यूरो रिपोर्ट, जेएमडी न्यूज। तो आपने रिपोर्ट देखी और समझ गए होंगे कि आखिरकार आज का सीधा सवाल में ये मुद्दा क्यों, क्योंकि अपने संबोधन में उन्होंने अपनी उपलब्धियां गिनाई योगी आदित्यनाथ ने, साथ ही साथ अखिलेश यादव भी कहते नजर। आपने सुना क्या कहा कि वो नेता सदन के भी अब चाचा हो गए। मेरे तो चाचा थे ही, लेकिन हम नेता सदन के हो गए। साथ ही साथ उन्होंने कोरोना का जिक्र करते हुए आंकड़ों का जिक्र किया, साथ ही साथ वैक्सीन का जिक्र किया और कहा कि मैंने तो वैक्सीन नहीं लगवाई, योगी आदित्यनाथ जी ने वैक्सीन लगवाई, उनको भी कोरोना हुआ, मुझे भी हुआ। कई बातों का जिक्र हुआ और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल है, उनसे आपको तारुफ करवा देता हूं। शिव कुमार बेरिया हैं भारतीय जनता पार्टी से, आपका स्वागत है शिव कुमार बेरिया जी। हमारे साथ विवेक पांडे जी हैं, समाजवादी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, आपका भी स्वागत है विवेक पांडे जी। साथ ही साथ आज़ाद खालिद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत है। सीधा रुख करूँगा विवेक पांडे जी का, सपा नेता हैं। विवेक पांडे जी, जिस तरीके से आज उपलब्धियां गिनाई हैं, जो 1 घंटे का भाषण था ना, आज उस पर 2 घंटा भारी पड़ गया आप पर। पूरे मंच को देखिए, पहले तो सविधा धन्यवाद देते हुए प्रणाम करता हूं मैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही वरिष्ठ, शिव कुमार बेरिया जी भी वरिष्ठ उत्तर प्रदेश के नेता हैं और वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पे उपस्थित हैं, तो दोनों से ही मैं अपनी बात रखने की अनुमति के साथ अपनी बात को प्रारंभ करता हूँ।
देखिए, आज जिस तरीके से सदन में जो आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे थे सत्ता पक्ष के द्वारा, और उन आंकड़ों को नकारते हुए जिस तरीके से संबोधन के माध्यम से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने अपनी बात को रखा, और सदन कई चर्चा परिचर्चाओं का हिस्सा रहा, इस बात को भी मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन मुझे लगता है कि बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक पार्टी जो सांप्रदायिक घृणा, कट्टरवाद और हाशिए पे पड़े तबके के शोषण का लगातार भोजन करती जा रही है, वो इस तरह के गलत आंकड़ों के ट्रैक रिकॉर्ड से अगर उत्तर प्रदेश में सुशासन का जश्न मनाने का जोखिम उठाती है, तो ये यूपी आदर्श शासन का खाका है जो भाजपा पेश करना चाहती है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा, इससे भारत बहुत आसानी से फासीवाद की ओर बढ़ रहा है, और इस तरह के ट्रैक रिकॉर्ड का सार्वजनिक रूप से बचाव किया जा सकता है और एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में मनाया जा सकता है। तो ऐसे लोकतंत्र की गुणवत्ता पे संदेह करने के सभी कारण मौजूद है जब सदन में ही सत्ता पक्ष के जिम्मेदारों के द्वारा गलत आंकड़े पेश किए जाते हैं। अगर आप कहें तो मैं एनसीआरबी के कुछ आंकड़े लेकर बैठा हूं, आपके सामने रखना चाहूंगा, क्योंकि आज कानून व्यवस्था में भी एक लंबी परिचर्चा हुई। 2017 से 19 तक ये कहते हैं कि इनके सुशासन में कोई सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए। मैं आपको बताऊं, एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं 17 में 8,990, 18 में 8,908 और 2019 में 5714 सांप्रदायिक दंगे हुए, जिसमें मूल सांप्रदायिक मामले 195 हैं, और ये कहते हैं कि हमारे सुशासन में दंगे नहीं हुए। तो मुझे लगता है एनसीआरबी किसी की स्वायत्त संस्था नहीं है। आंकड़ों के मामले में जिस तरह से ये झूठ प्रदर्शित करके सुशासन का ढोंग दिखाने का प्रयास करते हैं, हमें इससे आपत्ति है, मेरी पहली बात। दूसरी बात, 2021 के पहले 8 महीने में देश में महिला अपराधों में 46% की वृद्धि हुई, जिसमें 50% मात्र यूपी समेट करके ले जा रहा है। तो ये आंकड़े भी उत्तर प्रदेश के सुशासन की व्यवस्था पे एक सवाल है, जिनको ये स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। 2019 में 59,853 देश में सबसे अधिक महिला अपराध हुए, जिसको ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। 2021 के 9 महीनों में ईसाइयों के खिलाफ 300 मामले, जिसमें सबसे अधिक यूपी में, उत्तर प्रदेश में होते हैं। हमारा सवाल ये है, हमारा ये कहना है, एनएचआरसी की बात कर लेते हैं, मानवाधिकार आयोग 11,130 मामले 2020-21 में दर्ज होते हैं। यूपी को सबसे ज्यादा नोटिस होती है, 59 एनकाउंटर के आरोप में 15 गंभीर मामलों की विस्तृत जानकारी केंद्र को भेजी जाती है। मेरा ये कहना है, आप विपक्ष को साथ लेकर के चलना चाहते हैं, आप अगर एक सुशासन कायम करना चाहते हैं, तो आप सदन में केवल 88 और केवल कुछ चंद पंक्तियों के द्वारा कविता पढ़ करके आप अपनी जिम्मेदारियों से बाहर नहीं सकते हैं। मुझे वो दिन भी याद है जब योगी आदित्यनाथ जी टेलीकाउंटर के माध्यम से नमामि शमीशा निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदम स्वरूपम की शुरू की 2 शब्द नहीं पढ़ पाए थे, और आज इन्होंने पंक्तियां बहुत अच्छी पढ़ी है, जिस माध्यम से सदन को मजाक का पात्र कौन बना रहा है? आप सदन की जो व्यवस्था को खुद ही बढ़ावा दे रहे हैं। आप सत्ता पक्ष में हैं, आपसे ये पूरा उत्तर प्रदेश एक जिम्मेदार परिपक्व राजनीति की उम्मीद करता है। आप किसी के पारिवारिक मामलों में दखल देते हुए लगातार उसको राजनीतिक मसला बनाने का प्रयास करेंगे, तो मुझे भी गर्व है कि अखिलेश यादव जी ने परिवारवाद की परंपरा को तोड़ने का काम किया है। इस परिवारवाद को आज आप अपना रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये समझने का, आकलन करने का और सही निर्णय लेने का समय भाजपा के लिए है, क्योंकि पिछली सरकार में इनके साथ एक सबसे बड़ा सकारात्मक मामला ये था कि पिछली बार संख्यात्मक बल कम होने की वजह से जनता सब जानती नहीं करना है, पड़ा। वो तो कह रहे जनता सब जानती है, इसीलिए दोबारा हमें चुना, और जब आप हारते हैं तो ईवीएम का रोना रोते हैं। नहीं, 15 साल के बाद जनता अगर इन्हें पहचानती है, तो हमने भी लगातार सत्ता में बने रहे। 15 साल के बाद वापसी हुई है, वो प्रचंड अहंकार तो सर से करके बोल ही रहा है। और मैं तो कह रहा हूं ना कि चंद पंक्तियां पढ़ने से आप अपने धार्मिक अस्तित्व को खोते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है पहले इनको तय करना चाहिए कि ये करना क्या चाहते हैं। और रही बात, मैंने अभी आपसे क्या कहा, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैंने कहा, इनका भी एक आदर्श खाका इनके लिए भी मैंने बना रखा है कि राम नाम का भोजन करते हैं, रोगी आवरण धर्म दिखा के, नफरत की चिंगारी भड़का, आज विकास का जुमला जगाते, न योजना न परियोजना, उत्तर प्रदेश को सिर्फ कागजी संवेदना। इनकी कोई भी अगर परियोजना धरातल पे उतर के उत्तर प्रदेश के विकास में सहायक हुई हो पूर्व कार्यकाल में, गौशाला तक का तो उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं। बिठूर का एक प्रकरण अभी सामने आया जिसमें 30 गोवंशों का रिकॉर्ड मेंटेन था, लेकिन मौके पे जब प्रशासन ने जांच की तो वहां गोवंशों के अस्तित्व मिले, हड्डियां मिली, गोमांस मिले, गोवंशों का कोई वहां पे नामो निशान नहीं पाया गया। तो मुझे लगता है विपक्ष के साथ जुमला खेलने से बेहतर है उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिए, प्रदेश के विकास के लिए, जिस तरह आपने एमओयू साइन किए 1000 से ज्यादा, लेकिन एक उद्योग नहीं लगवा पाए, उद्योग प्रस्तावित हो गए, उद्योग चले जाएंगे उत्तर प्रदेश से। शिव कुमार बेरिया जी कह रहे हैं आपको की बातचीत आप कर रहे हैं, धरातल पर कुछ नहीं है। देखिए, हमारे छोटे भाई विवेक पांडे जी ने बड़ी गंभीरता से आंकड़ों के साथ अपनी बात रखी।
मैं सिर्फ 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। सबसे पहली बात है, कोई भी प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश जो है वो विश्व का सबसे बड़ा प्रदेश है, जहाँ पर इतनी बड़ी आबादी रहती है। और इतनी बड़ी आबादी में अगर शिक्षा, चिकित्सा और लोगों से जुड़े हुए जो महंगाई से लेकर के और सारी चीज़ें हैं, मुद्दे हैं, उन पर कोई सरकार अगर चिंतन नहीं करती है तो फिर ये सिर्फ चुनावी भाषण रह जाते हैं। और इस तरीके का जो नेता लोग भाई दल में हैं, भारतीय जनता पार्टी अपनी बात कहेगी और समाजवादी पार्टी अपनी बात कहेगी। जी बिल्कुल। सदन के नेता का दायित्व है कि प्रदेश को गंभीरता से उन चीज़ों की ओर ले जाए जिनसे नौजवान आज परेशान है, और विपक्ष का काम है कि जहां सरकार की गलतियां हों उन गलतियों को वो इंगित करें। जी, दोनों के अपने अपने, लोकतंत्र में दोनों पक्षों के अपने अपने दायित्व हैं। और जहां तक मेरी समझ है, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने जो कहा वो किया। शायद ये पहला प्रदेश है हिंदुस्तान में जहां के अपराधी अब भयभीत हैं। इसके पहले अपराधी निर्द्वंद थे। अगर पिछले आंकड़े आप देखेंगे तो अपराधियों का बोलबाला था। अपराधी राजनीति में एक तरीके से दरबार लगाते थे, अपराधियों का दरबार लगता था। और जो राजनीतिक कार्यकर्ता है वो लज्जित होकर उन दरबारों में मुंह ताका करता था कि हमारी कोई इज्जत या सम्मान हमारा नहीं है। बड़े बड़े माफियाओं को, गुंडों को राज्य में प्रमोट किया गया। योगी जी पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने गुंडों पर सीधा प्रहार किया। आज गुंडे भयभीत हैं, गुंडे प्रदेश छोड़कर भाग रहे हैं। गुंडों के दो ही स्थान है, या तो गुंडा जेल में है या गुंडा काउंटर में मारा गया है। जहां तक उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा खेल जमीनों का चल रहा था। हाँ। सारे, मुझे कहने में कोई इतराज नहीं कि सफेद पोस्ट लोगों से लेकर के जो निचले स्तर तक के माफिया हैं जी, वो सब जमीनों के काम में लगे हुए थे। अगर आज जांच हो जाए तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि 75 से 80% जो राजनीतिक लोग हैं वो जमीनों के धंधे में लिप्त पाए जाएंगे अगर सीधी जांच हो जाए। अब योगी आदित्यनाथ जी ने सबसे बड़ा प्रहार इन जमीन के लुटेरों पर किया। और आज आप देख लें कि अभी सरकार बने कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन कानपुर जैसे एक शहर का उदाहरण दूंगा कि अरबों रुपए की जमीन कानपुर में केडीए ने मुक्त करा लिया और अभियान लगातार चल रहा है। तो ये समाज में अच्छा संदेश जा रहा है कि जो समाज भयभीत था कि राजनीति से हमें कोई संबल मिलने वाला नहीं है, आज वो योगी जी के नेतृत्व में ये महसूस कर रहा है कि संबल मौजूद है। अगर छोटी से छोटी शिकायत भी करेंगे तत्काल कार्रवाई उस पर हो जाएगी। अधिकारी डरे हुए हैं, वो जानते हैं कि अगर हमारी शिकायत हो गई तो हमको कोई भी कुर्सी पर बनाए नहीं रह सकता। और अधिकारी इस बात से डर करके रात दिन काम कर रहे हैं। मैं कानपुर के भी प्रशासन की इस बात के लिए तारीफ करूंगा कि कानपुर के भी अधिकारी जिस मेहनत और लगन के साथ काम कर रहे हैं जी, वो दिखाई पड़ रहा है। एक कहना कि हम काम कर रहे हैं, एक दिखाई देना, दोनों में अंतर है। कानपुर में ये दिखाई दे रहा है। इसलिए मैं उन चीजों में नहीं जाऊंगा कि सदन में मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा और उसके जवाब में माननीय अखिलेश जी ने क्या कहा। माननीय अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के विपक्ष के एक सम्मानीय नेता हैं, उनका अपना दायित्व है, वो अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। और महंत योगीनाथ अपने सरकार ने जो किया है उसको बता रहे हैं और आगे सरकार जो करेगी उसका दर्पण दिखा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये सरकार कीर्तिमान स्थापित करेगी। ठीक है, आजाद खालिद है हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार, उनका रुख करेंगे। आजाद खालिद जी, जिस तरीके से लगातार विपक्ष जो है हमलावर होता है, कहता है कि ये बुलडोजर जो चल रहा है ये एक धर्म विशेष के खिलाफ चल रहा है, ये जो ऑपरेशन लंगड़ा चल रहा है या यूं कह लें हाफ एनकाउंटर चल रहा है, ये भी एक समुदाय को निशाना दे करके, जाति धर्म को देख करके उन अपराधियों पर हमलावर नजर आ रही है पुलिस। क्या सरकार जो काम कर रही है, इस तरीके के आरोप लगाना कहां तक सही है विपक्ष का? देखिए, राजनीति के अंदर एक ऐसा गैंग सक्रिय हो गया है जो कि दिव्यांगों को, विकलांगों को और गरीबों को इकट्ठा करके अपने लिए भीख मांगने की कोशिश करता है। अल्पसंख्यकों के नाम पर ये राजनीति करने वाले लोग कहीं ना कहीं बेनकाब हो चुके हैं। अखिलेश यादव या मुलायम सिंह यादव कितने अल्पसंख्यकों के हमदर्द हैं ये पूरी दुनिया जान चुकी है, इसको बताने की फिलहाल कोई जरूरत नहीं है। अगर ऐसा कोई बयान उन्होंने दिया है तो मैं समझता हूं, मैं उस बयान का इसलिए समर्थन नहीं करता क्योंकि पहली बात तो मैंने इस बात को मानता नहीं, क्योंकि
ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इसकी ब्यूटी यही है कि हर वोटर के वोट की अहमियत बराबर है। जहां तक सवाल है अखिलेश यादव या ये लोग जब भी सत्ता निरंकुश होगी, अगर कथित तौर पर ये आरोप लगाते हैं तो उसके लिए दोषी कहीं ना कहीं विपक्ष कम नहीं होता। विपक्ष की जो जिम्मेदारियां हैं वो निभाएं। जहां तक मैसेज देने का सवाल है, अखिलेश यादव जी को विरासत में सत्ता मिली, उन्होंने सड़क पर कितना संघर्ष किया या कितने उलझ कर वहां तक पहुंचे, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन उन्होंने क्या मैसेज दिया? 4.5 मुख्यमंत्रियों की सरकार उन्होंने चलाई, जहां पर हर विंडो अलग थी, जहां पर हर जगह अलग चीजें हो रही थी। गायत्री प्रसाद लोगों को याद होंगे, मंच पर अखिलेश यादव रोकर कहते हैं कि वो मेरी क्षमता नहीं है। वो आदमी आज दूसरों को अगर एग्जाम लगाता है तो पहले वो अपने गिरबान में जरूर झांके। जहां तक मैसेज देने का सवाल है, मैं योगी आदित्यनाथ जी का निजी तौर पर समर्थक या विरोधी नहीं हो सकता या हो सकता हूं, लेकिन जहां तक मैसेज देने का सवाल है, कम से कम एक सुशासन की भले ही बात ना हो, लेकिन शासन का मैसेज वहां से दिया गया है। चीजें सेंट्रलाइज है और वो मैसेज पूरे प्रदेश में जा रहा है। अगर बुलडोजर चल रहा है तो वो चल रहा है, वो खेल नहीं कर रहा है। अगर वो काम कर रहा है, देखिए अगर अतिक्रमण होगा, अतिक्रमण से मैं भी परेशान होता हूं, आप भी परेशान होते हैं। सड़क अगर जाम होती है वो कोई भी आदमी कर सकता है, उसमें कोई भी आदमी कर सकता है, लेकिन वो काम कर रहा है। बुलडोजर अगर है तो चल रहा है, उसमें अगर डीजल डाला जा रहा है तो वो डीजल कंज्यूम किया जा रहा है। ये एक मैसेज है, शासन का मैसेज होना चाहिए। शासन की तरफ से ये मैसेज जाना चाहिए कि जिस काम के लिए जनता ने उनको प्रचंड बहुमत दिया है वो काम किया जा रहा है, ना कि 4.5 मुख्यमंत्रियों की सरकार चलाई जा रही है। जहां पर यही डिसाइड नहीं होता कि चीजें तय कहां से होगी। रहा सवाल आरोप प्रत्यारोप का, वो पहले दूसरों की फिक्र करने के बजाय अपनी फिक्र करें। परिवारवाद को भी मेरे दोस्त, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं और समाजवादी पार्टी से सबसे मेरा ताल्लुक रहता है। लेकिन परिवारवाद का कहाँ इन्होंने मैसेज दे दिया, कौन सा मैसेज इन्होंने पढ़ लिया? अंधभक्ति में इतने लीन हो गए लोग बात कि हम सभी पार्टियों में देखते हैं कि अंधभक्ति ऐसी हो गई कि अपने नेता पर कोई सवाल नहीं उठाता है। अभी भी अपने परिवार में मुलायम सिंह यादव जी अगर संसद में खड़े होकर तारीफ करते हैं कि मोदी सरकार बहुत अच्छी थी, अगर दोबारा भी दुआ करते हैं तो जनता को वो मैसेज तो दें कि जनता क्या समझे, वो कहना क्या चाहते हैं। अगर इनके परिवार में से चीजें आती हैं, अपर्णा यादव को उन्होंने पहले वहां पर पार्क कर दिया, शिपाल यादव जी है, आजम खान के लिए इनके लिए नाम नहीं लेकिन हालांकि आजम खान भी कोई ऐसे विक्टिम नहीं है, कोई ऐसे वो शहीद नहीं है कि उनके लिए जो है देश के अंदर विलास किया जाए, ऐसा नहीं है। लेकिन जहां तक सवाल है पार्टी लाइन का, तो अखिलेश यादव के यहाँ से या समाजवादी पार्टी के यहाँ से अपने ही नेताओं के लिए अगर आवाज नहीं उठ रही तो बाकी समाजों के लिए वो घड़ियाली आंसू बहाना छोड़ दे और ये बात कहना छोड़ दे कि जुल्म या कोई चीज अल्पसंख्यकों के ऊपर हो रहा है। ये बीजेपी से मुसलमानों को डराकर जो राजनीति की जाती रही है अब तक, ये एक्सपोज हो चुकी है। कम से कम वो ये याद रखें कि उनको अल्पसंख्यक समुदाय ये मानकर अभी तक नेता मानता था कि वो अल्पसंख्यकों हितैषी है, लेकिन मुजफ्फरनगर कांड में लोग ठंड में ठिठुरते रहे और वो सैफई के अंदर कम कपड़ों वाला नाच देखते रहे, तो वो गिरेबान में जरूर झांके और फिर ये बात करें कि वो कितने हमदर्द हैं। ये शायद अब इस पर विचार होने का समय है। और सबसे बड़ा मेरा एक सजेशन है कि वो सदन के अंदर जनता के मुद्दों पर बात करें, ना कि अपनी भाषा का वो दें। जिस तरह से, अगर मैं उसका भी विरोध करता हूं जो केशव प्रसाद मौर्य जी ने जिस तरीके से कहा था, मैं उसका भी विरोध करता हूं, लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव ने रिएक्ट किया है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है पार्लियामेंट्री नहीं था। बिल्कुल विवेक पांडे जी, आप मुस्कुरा जरूर रहे हैं लेकिन गंभीर बात की है आजाद खालिद जी ने, जिस तरीके से अखिलेश यादव जी ने प्रतिक्रिया व्यक्त की थी, देखिए वो वाकई में अशोभनीय थी। दूसरी चीज, आजाद खालिद जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनके सुझाव जो हैं उनको मैं अपने नेतृत्व तक जरूर पहुंचाऊंगा अपने माध्यम से कम जो मुझे समझ में आ रहे हैं। और हालांकि इनका व्यक्तिगत मत है तो मैं किसी के व्यक्तिगत मत की आलोचना करने योग्य अभी नहीं हूँ। और ये पांडे साहब की इत्तला के लिए अर्ज कर दूं कि वहां पर सुनवाई सिर्फ 4 लोगों की होती है, ब्रदर एंड सन्स एंड बहू। आपकी तो कम से कम कितनी सुनवाई होती है वो आप भी जानते हैं। ठीक है, सजेशन दे दीजिएगा। देखिए बहरहाल मैं आपके व्यक्तिगत मत पे मैं कोई कटाक्ष नहीं करूंगा क्योंकि आप निष्पक्ष पत्रकार की कलम निष्पक्ष होती है जितना मैं जानता हूँ। एनसीआरबी एक आंकड़े जारी करता है 2016 से 19 के मध्य कि देश में दलित अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न के 2008 मामले दर्ज किए गए, जिसमें 40% सबसे अधिक यूपी के हिस्से में है। ये एनसीआरबी के आंकड़े हैं, मेरे व्यक्तिगत आंकड़े नहीं।
2020 में प्रकाशित राइट्स एंड रिस्क गेस्ट हाउस कांड करने वाले लोग अगर दलितों के लिए हमदर्दी की बात करते हैं या मुजफ्फरनगर के बाद कांड होने के बाद वो अल्पसंख्यकों की बात करते हैं तो एनसीआरबी के रिकॉर्ड की जरूरत नहीं है, सिर्फ इन 2 घटनाओं की बात नहीं आप लोगों को देखिए सर, ऐसा आजाद खाली जी देखिए छोड़ दिया जाए। नहीं आप वरिष्ठ हैं, पत्रकार हैं, लेकिन एनसीआरबी जैसी संस्था के आंकड़ों नहीं, बात तो ठीक कह रहे हैं ना, आप दलितों की बात कह रहे हैं, गेस्ट हाउस कांड हुआ। देखिए मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ, लेकिन जिस तरह से किसी संस्था के आंकड़ों को झुटलाने का परिपाटी है, मुझे लगता है ये भाजपा तक रहने दीजिए, आप पत्रकार हैं, संस्थाओं को झुटलाना एक पत्रकार की कलम को शोभा नहीं देता। और एनसीआरबी एक बहुत बड़ी संस्था है, मुझे लगता है कि आप आंकड़ों की जादूगरी और आंकड़ों का मकर जाल तो आप पेश कर रहे हैं, लेकिन जो बातें हैं तथ्य उस पर तो आइए। भाजपा के खिलाफ मेरे से ज्यादा मजबूती से आज तक किसी ने पत्रकारिता नहीं की है, ये मैं दावे से कह रहा हूँ, लेकिन सच्चाई जो है वो अलग चीज है। मैं ये नहीं कह रहा क्लीन चिट नहीं दे रहा हूँ योगी आदित्यनाथ जी को या बीजेपी सरकार को। नहीं, मैं तो क्लीन चिट की बात ही नहीं कर रहा। मैंने तो सिर्फ इतना कहा कि मैं अपनी बात रख लूं, अगर आप कहें अनुमति दे तो मैं अपनी बात रख लूं। आपकी बात रखिए। 2020 में प्रकाशित राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप RRAG की रिपोर्ट के अनुसार 25 मार्च से 31 मई 20 तक कोविड के बीच में देश में 55 पत्रकारों को निशाना बनाया जाता है, जो कि फ्रीडम इंडेक्स के गिरने का भी एक बहुत बड़ा कारण है अंतरराष्ट्रीय स्तर पे। और ये सभी जानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय फ्रीडम इंडेक्स में आज जो भारत की रैंकिंग है उससे साथ कितनी मजबूत हुई है पत्रकारिता की, इस पे भी हम अभी फिलहाल ये विषय नहीं है तो मैं इस पे बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा। लेकिन ये भी सत्य है कि अगर दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है तो यूपी में कानून के शासन का स्तर भी इस देश की गंदगी और नफरत को दर्शाता है। तथ्य ये है कि जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री या इनके जिम्मेदार मंत्री खराब रिकॉर्ड का बचाव करते हैं योगी सरकार के लिए, उस समय को दर्शा रहा है जिसमें आज हम जीवित हैं और रह रहे हैं। इसीलिए सबसे अच्छा झूठ बोलना भारतीय राजनीति का देखिए कार्य बन चुका है। इसीलिए प्रगतिशील ताकतों के लिए जरूरी है, निवेदन है मेरा, कि धोखे का पर्दा पास करके हमारे आंखों के सामने खेली जा रही निशंस वास्तविकता का दस्तावेजीकरण करते हुए बेजुबानों की आवाज बने। ये निवेदन है मेरा सभी से। और मैं तो ये कह रहा हूं कि जो बजट आपने पेश किया है, हम तो हकीकत की बात कर रहे हैं, आप उसको जमीन तक लाइए। हमारा तो सुझाव है कि अधिकारियों पे निर्भरता मत रखिएगा इस बार। पिछली बार अधिकारियों पे निर्भरता की वजह से टीम 11 या 9 जो भी रही, उसकी वजह से आपकी कई योजनाएं धरातल तक नहीं पहुंची, जिसकी वजह से लोगों को काफी कष्ट का सामना करना पड़ा। और रही बात, शिव कुमार जी तो हमारे कैबिनेट के रहे हैं पूर्व, तो मेरे लिए तो बड़े सम्मानित है, तो मैं तो निवेदन उन्हीं के माध्यम से करूंगा, क्योंकि आज वो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है। तो मैं चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी अपने पूर्व राजनीतिक कानून व्यवस्था का जिक्र कर रहे हैं, एनसीआरबी के आंकड़े पेश कर रहे हैं, लेकिन ये बताइए 2022 में आखिरकार क्यों फिर ले आई जनता बीजेपी को? अगर कानून व्यवस्था खराब थी तो आप तो असल मुद्दों की बात कर रहे थे सर। मैं तो इस बात को सहर्ष स्वीकार करता हूं कि जनता ने अगर हमें नकारा है, विपक्ष में है, तो सत्य तो ये भी है कि बैलेट पेपर और ईवीएम जिस तरह नगर निगम की गाड़ियों में पाए गए बरेली जैसी जगह पे, ईवीएम की दुहाई फिर सर, ईवीएम की दुहाई नहीं दे रहा। ना, मेरी बात पूरी हो जाए, सुन लीजिए। मैंने कहा कि हमें जनता ने निकाला तो हम विपक्ष में तो है ही, लेकिन इस बार का विपक्ष पिछली बार की तरह कमजोर आंकड़ों का तो है नहीं। भाई पिछली बार इन्होंने जिस तरह से अपनी मनमानी की, जिस तरह से जो ऑर्डिनेंस पास कर रहे थे किए, इस बार इनको ये मौका नहीं मिलेगा। कम से कम इनको विपक्ष का जवाब देते हुए सही संवैधानिक मसलों के साथ काम करने की जरूरत पड़ेगी। और रही बात, ये बात तो सत्य है कि राजनीति जो होती है वो संविधान के अनुसार चलने वाली परिपाटी है, जिसको लोग राजनीतिक दलों की परिपाटी बनाने का प्रयास करते हैं, तो हम उसको भी रोकने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, शिव कुमार बेरिया जी। देखिए, मैं समाजवादी आंदोलन से जुड़ा हुआ व्यक्ति रहा हूं और माननीय अखिलेश जी ने मुझे कैबिनेट मंत्री बनाया, तो मैंने अखिलेश जी की कैबिनेट में रहकर उस कैबिनेट का सम्मान बढ़ाने का पूरा काम किया। बिल्कुल, बिल्कुल। और अपने क्षेत्र में कहीं पर भी मैंने जराइम को बढ़ने नहीं दिया। आज तक मैं इस बात से अनभिज्ञ हूं कि माननीय अखिलेश जी ने मुझे मंत्रिमंडल से क्यों हटाया। मैं आज तक इस बात से मैं जानकारी नहीं कर पाया कि मुझे पार्टी से क्यों निकाला गया। कोई भी राजनीतिक दल होता है, अगर कोई कार्यकर्ता अनुशासनहीनता कर रहा है तो पहले उसको नोटिस दिया जाता है, उसकी गलतियां बताई जाती है, फिर उससे सवाल जवाब किया जाता है। हम रात में सो रहे हैं, सुबह अखबार में पढ़ा कि मैं पार्टी से निकाल दिया गया। ये लोकतंत्र है, इसको आप लोकतंत्र कहेंगे? लोकतंत्र में अगर आप किसी को निकाल रहे हैं, किसी पर आरोप लगा रहे हैं, तो कम से कम उसको एक नोटिस देना चाहिए कि भाई आपकी ये गलतियां हैं, जवाब दीजिए। एक भी नहीं, अभी पूरी बात मैं कर लूं। नहीं, एक भी आपसे जवाब लेना चाहिए। एक भी आरोप हाँ। अगर उस जमाने में जब मैं मंत्री था, हाँ,
मेरे ऊपर लगा हो, हाँ। जराइम का, वसूली का, खनन का, नकली शराब बेचने का, तमाम लोगों पर लगे, तो मैं सार्वजनिक जीवन से संन्यास लूंगा। मैं माननीय विवेक जी से चाहूंगा कि वो इस बात का जवाब दें कि मुझे ये 2 कारण बता दें कि मुझे समाजवादी पार्टी से क्यों निकाला गया, क्या मुझे नोटिस दिया गया, क्या मुझे जानकारी दी गई कि आपके खिलाफ ये चार्जशीट है? कुछ नहीं दिया गया। और दूसरा कि नेता को देवता मत बनाइए। डॉक्टर लोहिया का नाम लेते हैं आप लोग, हम भी लेते हैं, हम उसी के, हम तो फाउंडर मेंबर रहे हैं समाजवादी पार्टी के, हम फाउंडर मेंबर हैं। जिन लोगों ने समाजवादी पार्टी को बनाया था वे फाउंडर मेंबर थे। डॉक्टर लोहिया और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि नेता को कभी देवता मत बनाओ, भक्त और भाड़ों में अंतर करो। भक्त जो होता है वो पार्टी को बढ़ाता है, भाड़ सिर्फ चापलूसी करके कुछ प्राप्त करना चाहता है। हमें दुर्भाग्य से हम भाड़ नहीं बन पाए, हम भक्त रहे और उसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ा। नेता को अगर देवता बनाओगे तो नेता जनता का काम नहीं करेगा, कैद हो जाएगा मंदिर के अंदर, बाहर से ताला लग जाएगा। इसलिए नेता को नेता रहने दीजिए, भक्त बनिए, भाड़ बनने का प्रयास मत करिए। जरा पार्टी के अंदर ये भी छन्ना लगा के देखिए कि उस पार्टी के अंदर कितने भक्त हैं और कितने भाड़ हैं। क्या लोकतांत्रिक तरीके से पार्टी के अंदर विरोध की कोई आवाज सुनी जाती है? क्या आपके यहाँ विधायकों की मीटिंग होती है? किसी विधायक की हिम्मत है कि खड़ा होकर कुछ बोल सके? सुनता है, सिर्फ भाषण सुनता है। हम भी 40 साल रहे हैं, भाषण सुन करके चला जाता है। मैं आज भी अखिलेश जी का सम्मान करता हूं, इज्जत करता हूं, क्योंकि उनकी कैबिनेट में रहा हूं और इसलिए जीवन भर उनका सम्मान करूंगा। मैं उनके बारे में कोई व्यक्तिगत कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन इस बात से मैं जरूर दुखी हूं कि मुझे 2 चीज का जवाब चाहिए कि मंत्रिमंडल से बर्खास्त क्यों किया गया और पार्टी से निकाला क्यों गया। अगर आपकी जानकारी में हो बता दें तो मुझ पर बड़ी कृपा होगी। विवेक, मैं तो जिम्मेदारी के साथ इसका एक ही जवाब दूंगा कि जिस परिपाटी को आप लोग छोड़ के गए हैं उस परिपाटी को बदलने का प्रयास हम जैसे युवा कार्यकर्ता कर रहे हैं। और बड़े भाई ये तो कोई जवाब नहीं हुआ, विवेक ये जवाब नहीं हुआ। अगर आरोप किसी पर लगाया गया या आपने कहा कि जवाब नहीं हुआ, हम जवाब चाहते थे। आप तो उस पार्टी में हैं तो हमसे जवाब चाहते थे। पूरी हो जाए, आप वरिष्ठ मेरी बात पूरी हो जाए। जिस परिपाटी को आप लोग छोड़ के गए हैं उसी परिपाटी को बदलने के लिए हम जैसे छोटे कार्यकर्ता प्रयासरत हैं। दूसरी बात, आपने जवाब पूछा कि आपको क्यों निकाला गया। बहुत जिम्मेदारी के साथ बताता हूं कि आप इतने साल पार्टी के खुद संस्थापक सदस्य रहे हैं और किस स्तर पे ये निर्णय लिए जाते हैं आपको भी पता है कि हम जैसे कार्यकर्ताओं को इसकी सूचना नहीं दी जाती, ना हमसे अनुमति ली जाती है। तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं पूरे मंच पे, क्योंकि देखिए ये बातें आपके और वरिष्ठ कार्यकारिणी के बीच ही है, जिसपे कि मेरा कुछ कहना या दखल देना उचित नहीं है। विवेक जी, मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ, आप भी सम्मानित नेता हैं, ईश्वर करे आप बहुत आगे तक जाएं। नहीं, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है कि बहुत आगे तक जाएं। मैं सिर्फ लोकतंत्र की प्राथमिक बात कर रहा हूं कि जब किसी भी नेता को पार्टी से निकाला जाता है तो लोकतंत्र की परिपाटी है कि उसको नोटिस दिया जाता है कि आपके ऊपर यही आरोप है, आप इसका जवाब दीजिए। जवाब देने के बाद अगर आप संतुष्ट नहीं तो पार्टी से निकाल लीजिए, आपका अधिकार है। मुझे तो आज तक कोई नोटिस ही नहीं मिला कि मैं पार्टी से क्यों निकाला गया। चलिए, मुझे आज तक ये जवाब नहीं मिला कि मैं मंत्रिमंडल से क्यों बर्खास्त। हाँ ठीक है, विवेक जी जरा ये बताइए, उस समय कहा था अखिलेश यादव जी ने ये तो बीजेपी की वैक्सीन है, उस पर भी आज जिक्र हुआ है सदन के अंदर। एक बार दोबारा कहिएगा जरा। कहा गया था ये बीजेपी की वैक्सीन है, मैं नहीं लगवाऊंगा, अखिलेश यादव जी ने कहा था। देखिए, मैं आपको इस जिम्मेदारी से इस बयान का चर्चा हुई है, हाँ, इसका स्पष्टीकरण दे दूं। जिस समय वैक्सीन लॉन्च की गई थी आपको भी याद होगा कि दूसरी वैक्सीन टू वैक्सीन का ड्यूरेशन जो था शुरुआती दौर में 1 हफ्ते, 15 दिन, फिर 35 दिन, फिर 62 दिन, फिर 75 दिन, क्योंकि उसका ह्यूमन ट्रायल जो था वो कंप्लीट नहीं था और संस्थाओं ने भी उसको क्लीन चिट नहीं दी थी कि वैक्सीन बाजार में लाई जाए। आप चाहेंगे इसके प्रमाणित दस्तावेज मैं आपको दे दूंगा। और बिना ह्यूमन ट्रायल के कंप्लीट हुए जिस तरीके से वैक्सीन लाई गई और जिस तरीके से उसको बाकायदा प्रायोजित तरीके से लगाया गया तो उसका विरोध लाजमी था। और मैं आपको अभी भी कह रहा हूं, अगर वैक्सीन पूरी तरह सर्टिफाइड थी तो जो 2 वैक्सीन के बीच का ड्यूरेशन टाइम था उसको क्यों बढ़ाया गया भाई? किसी भी वैक्सीन का, मेडिसिन का कोर्स का एक पर्टिकुलर टाइम होता है एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग। सरकार कैसे डिसाइड कर सकती है कि पहले 1 हफ्ते में लगेगा, फिर 15 दिन में लगेगा, उसके बाद 18 दिन हो गया, फिर 35 दिन हो गए, फिर 62 दिन हो गए, फिर 75 दिन हो गए? इसका मतलब क्या था? ह्यूमन ट्रायल कंप्लीट नहीं था। सर, जिससे ज्यादा से ज्यादा डोजेज ना, पहली डोज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए, ये इसलिए किया गया था। शायद अगर आपको याद हो 28 दिन का पहला दिया गया था, 28 दिन के बाद आपको वैक्सीन लगेगी। जब दवाइयों का कोई कोर्स होता है तो वो एक्सपर्ट डिसाइड करते हैं
सर, ये बीजेपी की कहां से हुई सर? एक्सपर्ट से कहा होता, मेरी बात सुनिए जाए, अगर ये बात हमारे डॉक्टर्स की टीम ने डिसाइड हुआ था, उससे बात करके हुआ था। मैं आपको ये बात प्रमाणित कर दूंगा कि जिस तरीके से मेडिकल एसोसिएशन ने भी इस बात को डिनाई किया था, मेरे पास आज भी वो मेरे ट्वीट और पोस्ट सारे पड़े होंगे, मैं आपको भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा जी। अगर ये बात एक्सपर्ट कहते तो हम मान सकते थे, लेकिन ये बात सरकार कह रही थी, हम सरकार की बात नहीं कर सकते। चलिए, ये बात मैं आपकी मान लेता हूं कि आप जो कह रहे हैं, एक बार मान भी लेता हूं, लेकिन बीजेपी की बात कहां से आ गई थी सर? उस पर भी घेरा है। तो बात ही नहीं है, हमने तो ये कहा कि जब वैक्सीन बनाने वाले साइंटिस्ट, वैक्सीन को चला पूरी तरह से रिसर्च करने वाले डॉक्टर्स की टीम, तो सरकार इसकी वाहवाही क्यों लूट रही है भाई? कोरोना योद्धा बता करके कितने डॉक्टरों को भेंट चढ़ा दिया गया और उनके परिवारों को बीमा का 50 लाख तक नहीं दिया सरकार ने। हम तो उनकी भी बात करते हैं, हम तो उनकी भी आवाज बराबर उठा रहे थे, हम तो हर कोरोना योद्धा की बात कर रहे थे। आपने राशन पर प्रश्न चिन्ह लगाया सर, आपने बुलडोजर पर लगाया, कानून व्यवस्था पर लगाया, सब पर आज जवाब दिया योगी आदित्यनाथ। आप दंगों का जिक्र कर रहे हो, कहते हैं 2012 से 2017 के बीच में 700 दंगे हुए। सवाल जायज है, बुलडोजर पे आगे वाला सवाल जायज है कि अतिक्रमण हटाना है तो अतिक्रमणकारी आप जिसको बता रहे हैं कौन लोगों, ये उत्तर प्रदेश के नागरिक है, आपको इनको हटाना है तो इनके लिए पहले एक समुचित जगह की व्यवस्था करिए जहां ये अपने बाजार छोटी रेहड़ी लगा सके और इनको लाइसेंस करिए। आप इनको लाइसेंस क्यों नहीं दे रहे भाई? आप इनको लीगलाइज क्यों नहीं कर रहे हैं? इस पर जवाब विवेक जी जवाब दे दीजिए। देखिए, मैं माननीय विवेक जी को ये बताना चाहता हूं कि वो उदाहरण देकर ये रखे हैं कि जो बुलडोजर चला है वो किन की जमीनों पर चला है? क्या वो माफिया नहीं है? क्या वो उन्होंने जमीनों पर कब्जे नहीं किए हैं? क्या उन्होंने हजारों एकड़ जमीन पर गैर कानूनी ढंग से कब्जा नहीं कर रखा था? और किसी भी अधिकारी की हिम्मत नहीं थी कि उस अवैध निर्माण को गिरा देते? ये गिराने का काम, ये हिम्मत, ये हौसला पहली बार माननीय योगी जी ने दिखाया और उन माफियाओं के बनाए हुए जनता के खून पसीने की कमाई पर चारागाह बेच दिया, कब्रिस्तान बेच दिया, तालाब बेच दिए, बंजर जमीन बेच दिया और इन सब पर बेच करके करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति लोगों ने बनाई। अगर उनको गिराया गया तो हमें आपको तकलीफ नहीं होना चाहिए। और जहां तक लोग गरीब लोगों का अतिक्रमण हटाने की बात थी तो माननीय योगी जी ने पहले दिन ही बयान दिया था कि किसी गरीब आदमी की झोपड़ी न उजाड़ी जाए और जब इनका उजाड़ा जाए तो उनको उचित स्थान पहले दिया जाए, उसके बाद उजाड़ा जाए। ये माननीय योगी जी ने पहले बयान दिया। ठीक। आजाद खालिद जी, आपका रुख करना चाहूंगा। जिस तरीके से एक्शन मोड में योगी नजर आ रहे हैं और आज जिस तरीके से वो सदन में बोले हैं, तो विपक्ष को कहीं ना कहीं यहां पर सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आप ये सुन लीजिए, आपने 1 घंटे तक बोला, हम कुछ नहीं बोले। जब केशव प्रसाद मौर्य बोलते हैं डिप्टी सीएम, तो आप उनसे तू तड़ाक की भाषा पे उतर आते हैं। ये कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष का जवाब देते वक्त जो शब्दावली थी वो थी और वो कहीं ना कहीं अशोभनीय थी। ठीक है, आजाद खालिद जी, जरा ये बताइए, इस दौर की राजनीति में अगर इस तरीके से एक्शन लिया जाता है तो आखिरकार विपक्ष को दिक्कत क्यों हो रही है? देखिए, राजनीति के अंदर तर्क और वितर्क बड़े इंपॉर्टेंट चीज है जी। हर बात में तर्क और वितर्क होना चाहिए, लेकिन उसकी एक मर्यादा और उसकी कहीं ना कहीं गरिमा होनी चाहिए। अखिलेश यादव जी से जो बात केशव प्रसाद मौर्य जी ने कही थी वो यकीनन एक्सेप्टेबल नहीं थी, ये बिल्कुल सच है। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कहा कि आपने सेपरी की जमीन बेचकर नहीं किया, वो भी एक तरह से कहीं ना कहीं एक्सेप्टेबल नहीं था। लेकिन जो जवाब अखिलेश यादव जी की तरफ से आया वो कहीं ना कहीं अब टू द मार्क नहीं था, कहीं वो ऐसा नहीं लग रहा था कि एक राष्ट्रीय नेता के मुंह से वो जवाब है। उसमें बौखलाहट थी, कहीं ना कहीं झुंझलाहट थी। उससे बहुत जवाब हो सकते थे, तो एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं, सबसे हट के मैं एक बात करना चाहता हूं। आप तर्क वितर्क नहीं कर लीजिए, लेकिन जब तक विपक्ष मजबूत नहीं होगा तब तक को आप लगाम नहीं लगा सकते। लगाम का मेरा मतलब ये नहीं कि आप उसको अपने इशारे पर नचाएं, बल्कि आप जनता के अपेक्षाओं के अनुरूप काम नहीं कर सकते। क्योंकि लोकतंत्र के अंदर और खासतौर से हमारे देश में जहाँ के मल्टी पार्टी जो है सिस्टम है, कई पार्टियां होती है, उसमें एक ही जीतेगा, बाकी लोगों को विपक्ष में एक की भूमिका निभानी है। तो विपक्ष को आप जिम्मेदारियों से बरी नहीं कर सकते। विपक्ष की जिम्मेदारी सत्ता से कभी कम नहीं होती है, किसी भी आप लोकतंत्र में देखें। लेकिन जहां पर आराम करने के मोड में 5 साल के लिए विपक्ष जाके सोने का मन बना ले कि चलो अब जनता खुद भुगतेगी, तो वहां पर फिर शिकायतें खत्म हो जाती हैं। रहा सवाल इस बात का कि शायद आजाद भारत में
इस वर्तमान समय में विपक्ष को जितने मौके मिले हैं सत्ता को घेरने के, इतने कभी नहीं मिले होंगे जी। ये मैं उससे कह रहा हूँ। आप तथ्य उठा लीजिए, चाहे कोरोना का काल हो, चाहे वो किस जगह का काम हो, क्योंकि इस देश में राजनीति ऐसी भी हुई है कि एक नेता ने, मैं नेताजी का नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने कहा कि क्या ये जो बांध बन रहा है इससे क्या होता है, उसने कहा इससे बिजली बनेगी। तो किसानों से कहा कि सारे पानी की तो बिजली काट ली, अब क्या फसल होगी। तो वहां जनता को फनेटिक करने के लिए ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं। तो इतने मुद्दे मिलने के बाद अगर विपक्ष ढीला है और विपक्ष के अंदर दम नहीं है, तो विपक्ष को सत्ता पर सवाल उठाने से पहले अपने अंदर आत्ममंथन करना होगा कि अगर उसको सत्ता मिलेगी तो वो काम करेगा, विपक्ष में रहेगा तो काम ही नहीं करेगा। ये कैसी राजनीति है, इस पर बात होनी चाहिए। अखिलेश जी को भी, जयंत जी को भी, सभी लोगों को, खासतौर से कांग्रेस को भी ये सोचना चाहिए। कांग्रेस का हम जिक्र नहीं करते, ऐसा लगने लगा कि वो आउटडेटेड होती जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। विपक्ष को विपक्ष बनना पड़ेगा। योगी जी की बात कर रहे थे, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। आदर्श पुरुष है हमारी भारत की राजनीति के, ऐसा मैंने सुना है कहीं कि वो कहीं पे सिर्फ एक दो लोग आए थे भाषण सुनने के लिए, भीड़ नहीं थी। उनसे कहा कि आज वो भीड़ नहीं है, बोले अगर मैं एक आदमी को भी बात समझाने के लिए कामयाब हो सका तो ये भी मेरी कामयाबी है। अगर हम ऐसे नेता के नाम पर राजनीति कर रहे हैं जहां पर परिवारवाद नहीं है, इस देश का दुर्भाग्य देखिए। जेपी आंदोलन से जो लोग निकले, जिसका कोई परिवार नहीं, जिसने संघर्ष किया, आज जेपी को भुलाकर लोग आराम तलब हो गए हैं। बेटा, बहू, भाई, पड़ोसी, अड़ोसी, भतीजा, ये कौन सी राजनीति है? केवल इस पर बात होनी चाहिए, इसके अलावा बात नहीं होनी चाहिए। कोई पार्टी नहीं बची। नेहरू के परिवारवाद के खिलाफ जो लोग उठे थे, आज उनके बेटा बहू, मैं नाम ये लेके बोलना चाहता हूँ, चाहे वो चौटाला जी के आओ, देवीलाल जी की आप सीरीज देख लीजिए, देवीलाल जी और प्रसाद चौटाला, अभय चौटाला, अजय चौटाला, अब जो है तमाम लोग आ गए। आप शरद पवार जी के यहाँ तो ले जाइए, भले परिवार छोटा हो लेकिन वहां भी परिवारवाद है। मुलायम सिंह जी के यहाँ तो एक पराकाष्ठा हो गई है। हालांकि अभी वही भाई उनके लिए लक्ष्य लेके खड़ा हो गया और वो बाकायदा विधानसभा में भी अब उन्हीं के चाचा ने अब सबके चाचा हो गए। तो ये कुदरत का कानून है। आपने केवल परिवार देखा, वही परिवार आपके लिए कहीं ना कहीं मुसीबत बनना है। आजाद खालिद जी, ये बताइए, बजट पेश हुआ आजाद खालिद जी, आजाद जी, बजट पेश हुआ क्या 2024 के लिए? बिल्कुल, मैं आता हूं आपके पास। क्या 2024 के लिए रन बटोरना शुरू कर दिए योगी जी ने अभी से ही? बिल्कुल। और दूसरी चीज, जिस तरीके से आज वो विधानसभा में बोले हैं, बिल्कुल 2024 के लिए जमीन बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं अभी से ही कि हाँ भाई यूपी में हम सजा रहे हैं पूरी फील्डिंग। मोदी जी, आपको यहीं से ही गुजरना है। फिर से एक बार देखिए, मैं आज एक बात बताऊं आपको, बीजेपी को मैं निजी तौर पर, मैं पत्रकार होने के बावजूद मैं बिल्कुल निष्पक्ष रहा हूं अपने 24 साल के करियर में। और मेरी जो है हमेशा दोस्ती भले किसी से नहीं हो, लेकिन लड़ाई मेरी तमाम सब लोगों से हुई है। लेकिन आज आपको एक बात बता दूं, बीजेपी से ये सीखना चाहिए, वो हमेशा चुनाव के मोड में रहती है। बीजेपी बिल्कुल इलेक्शन मोड में रहती है, जो हमेशा चुनाव की तैयारी में रहती है, चाहे कोरोना काल हो, चाहे कोई हो। उसने अपने कार्यकर्ताओं को इतना मानसिक रूप से तैयार कर दिया है कि वो हमेशा जनता के बीच में जाने के लिए तैयार रहती है। उसको आप चाहे साम दाम दंड देखते हैं। अभी हमारे समाजवादी पार्टी के दोस्त कह रहे थे ईवीएम, आपको मालूम है कि ईवीएम में आपके साथ धोखा हुआ, लेकिन सड़क पर उतरने का आपका भी मन नहीं था। आप भी अगर विरोध करें, आपको मालूम है, मुझे मालूम है मेरी कोई जेब काट रहा है और मैं विरोध ना करूं तो या तो मेरी जेब कटना ही चाहिए या फिर मैं कहीं ना कहीं समझौता कर रहा हूं। आप पहले अपने गिरबान में जाके पानी साहब, मुझे आपसे बड़ी शिकायत है, क्योंकि ईवीएम का आप नाम तो लेते हैं, विरोध क्यों नहीं करते? इलेक्शन कमीशन आपका इंतजार करता रहा। आपके तो नेताजी भी बाकायदा कटाक्ष करते थे योगी जी के ऊपर कि बाबा को क्या मालूम कंप्यूटर कैसे चलता है, तो आपको कंप्यूटर चला के दिखा देते। आपको इलेक्शन कमीशन के पास जाते, आपको बता देते कि इसमें कहां पर चिप लगी हुई है, लेकिन आप सड़क पर नहीं आएंगे, क्योंकि एसी में बैठकर राजनीति करना और विरासत में मिली हुई राजनीति को करना। बिल्कुल आजाद खालिद जी, अब सोशल मीडिया पे लड़ा जाता है चुनाव, ज्यादातर देखा जाए तो सड़क पे नहीं उतरते लोग। सही कह रहे हैं बिल्कुल आप। ठीक है, आता हूं आजाद खालिद जी आपके पास। शिव कुमार बेरिया जी, तैयारी कर ली है? बजट जिस तरीके से पेश हुआ, रन बनाने शुरू कर दिए अभी से। 80 लोकसभा है यूपी में, जीतना फिर से है। और आज का जिस तरीके से सदन के अंदर बोले हैं, 2 घंटा पूरा बोले हैं। देखिए, विपक्ष को आड़े हाथ लिया है, विकास कार्यों को बारे में बताया है। जब 2024 सरकार की नीति नियत दोनों ठीक होगी तो निश्चित रूप से जनता का समर्थन उस सरकार के साथ रहेगा जी। अभी योगी जी का जो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या थी, जैसे प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक पढ़ाने के लिए नहीं जाते थे, बहुत बुरा हाल था।
लेकिन ये पहली बार हुआ है, पिछली बार भी कुछ काम हुआ, लेकिन इस बार और तेजी से हो रहा है कि अब प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक आपको दिखाई पड़ेंगे, पढ़ाई हो रही है जी। खाद्यान्न वितरण जैसे चल रहा है कि 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न दिया जा रहा है, ये दुनिया की सबसे बड़ी योजना है और इससे कोरोना काल में बहुत बड़ी राहत लोगों को मिली, बिल्कुल वरना सही कह रहे हैं, लाखों लोग भूख बिल्कुल। से मर जाते। बिल्कुल। तीसरा, माफियाओं पर जिस तरीके से शिकंजा कसा गया है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि इस सरकार की है। ठीक है। जहां तक अतिक्रमण, जमीन के पर कब्जा करने वाला जो एक बड़ा भारी माफिया था पूरे हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में उस माफिया की रीढ़ तोड़ी गई है। और जहां तक उपाधियों का सवाल है, देखिए जनता के लिए जब आप लड़ेंगे तो जनता आपको खुद उपाधियां देती है। सर आप तो गांधी जी बुलडोजर को- मॉडल जो है सर, वो यहाँ से एमपी पहुंचा, एमपी से पहुंच जी, गया दिल्ली गांधी से, जी अब को पूरे देश में पहुंच गांधी जाएगा। जी जब जनता की लड़ाई लड़ने निकले तो बैरिस्टर का कोट और सूट उतार कर फेंक दिया और एक धोती आधी पहन लिया, आधी कंधे पर डाल लिया। तब देश के लोगों ने उन्हें बापू कहा। राजनारायण जी ने जब लड़ाई लड़ी जनता की जी। और सैकड़ों बार आजादी के बाद जेल गए, आजादी के पहले जितनी बार गए, उसके बाद आजादी के बाद गए, तब उन्हें लोगों ने लोक बंधु कहा और नेताजी की उपाधि सबसे पहले नेताजी के मुलायम सिंह जी के पहले नेताजी की उपाधि उनको दी जी, गई, बिल्कुल। राजनारायण जी को। माननीय मुलायम सिंह जी ने जिस तरीके से लड़ाइयां लड़ी, धरती से निकल करके ऊपर आसमान तक गए, इसे जनता ने उन्हें धरती पुत्र कहा बिल्कुल। और उन्हें नेताजी की, राजनारायण जी के बाद दूसरी बार नेताजी की उपाधि अगर किसी को दिया जनता ने तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी को दिया। इसी तरह शिवपाल सिंह जी ने जिस तरह जमीन से जुड़ करके ऊपर तक गए हैं, अपनी लड़ाई को लड़कर, संघर्ष करके, जेल काट के, लाठियां खाकर, तो जनता ने उनको चाचा की उपाधि दी। आज वो चाचा किसी एक परिवार के चाचा नहीं है, आज वो हिंदुस्तान के जन जन के एक एक बच्चे के चाचा हो गए। तो नेता सदन के हर लोग हैं। आदमी ने चाचा की उपाधि उनको दे दिया। वो चाचा माने किसी परिवार के चाचा नहीं रहे, वे जनता के चाचा हो गए हैं और जनता ने उनको चाचा की उपाधि दे दी है। ये उपाधियां समय समय पर जनता देती रहती है और जो जनता की लड़ाई लड़ेगा उसको उपाधियां जनता देगी देगी। आता हूं, आज ऐसा आता हूं। नहीं है। आपके पास। विवेक जी से जवाब ले लूं, आता हूं आपके पास। रिएक्शन देना चाहता हूँ शिव कुमार जी। बड़ी शानदार राजनीति मुझे आपकी लगती है और आपके अंदर ये बड़ी खूबी है, खासतौर से बीजेपी के अंदर, कि आप जो है दूसरे के महापुरुषों पे भी कब्जा कर लेते हो। अब आपकी नजर बड़े पहले गांधी जी, वीर पटेल जी थी, अब आपको लगता है कि शिवपाल यादव जी पे आपकी नजर है। ठीक है, आजाद विवेक पांडे जी, आपका रुख करना चाहूंगा। बिल्कुल चौराहे ठीक है। खड़ा करना चाहते हैं आपको। ठीक बड़ी है, अच्छी राजनीति ठीक। में मतलब अप्रिशिएट कर रहा हूँ, मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ शिव कुमार जी आपकी इस राजनीति को। ठीक ठीक, बहुत अच्छी बात है। विवेक पांडे जी, आपका रुख करना चाहूंगा। सर ऐसी देखिए, कमरों से मैं- निकलिए बाहर, अगर सत्ता में आना है और एक मैं बार फिर से आपको जनता बड़ी- की सेवा करनी है तो सोशल मैं बड़ी मीडिया पे नहीं जिम्मेदारी चल के पाएगा साथ आपको बता दूं। सर, सड़क मैं से आपको बड़ी सदन तक। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक वक्तव्य दे दूं कि जनता की भड़ासी द मैन इन अपोजिशन तैयार करती है और आजाद सर ने जो भी गाइडेंस दिया है, ये सब मेरे लिए एक दिशा सूचक यंत्र के समान है। हाँ। तो मैं किसी भी बातों को सकारात्मक रूप से लेते हुए मैं तो ये चाहूंगा कि द मैन इन अपोजिशन जो एक्चुअल ये पार्टी देखना चाहती है उत्तर प्रदेश, हम उसके रूप में सामने आए पूरे प्रदेश के सामने। और इनके द्वारा दिए सुझाव भी बिल्कुल स्वागत योग्य नहीं, अपनाने योग्य, लागू करने योग्य, इम्प्लीमेंटेशन के योग्य है, जिसकी की जरूरत मुझे लगता है अगर पार्टी को है तो बिल्कुल पार्टी को इसको स्वीकार करना चाहिए जमीनी स्तर पे उतर के। पहली बात। दूसरी बात यहाँ पे आलोचना और कुतर्क की नहीं है, केवल बात यहाँ पे ये है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति अपने विकास का मॉडल ढूंढ रही है, वो विकास का मॉडल ये लाने का प्रयास तो कर रहे हैं। जैसे 2018 में 4.28 लाख करोड़ के एमयू साइन हुए और 4.28 लाख करोड़ के एमओयू से निवेश आने की बात हुई और 1045 एमओयू साइन हुए, लेकिन उद्योग नहीं आए। और अब 10 लाख करोड़ का निवेश लाने का पुनः लक्ष्य रखा गया है और दूसरा एक कॉन्क्लेव करने की तैयारी की जा रही है। मेरा ये कहना है, जरा आप इको गार्डन घुमाइए एक बार। इको गार्डन में देखिए किस तरह से एसआई भर्ती, 69,000 शिक्षक भर्ती, जिस तरह से लगातार युवा आपसे मांग कर रहे हैं न्याय की, आप उनको दरकिनार क्यों करते हैं? ऐसे समय पे जीरो टॉलरेंस कहां चला जाता है, मैं इस परिपाटी को नहीं समझ पाता। 9,500 यूपीएसआई के बच्चों का सबसे ज्वलंत विषय, मिलियंस में ट्वीट हो रहे हैं, लगातार मांग हो रही है यूपी सरकार से एसआईटी गठन की। 10 लाख से 50 लाख का रेट चल रहा है, जिसको कि सॉल्वर गैंग को एसटीएफ ने पकड़ा है। उसके बाद भी न पर्चे निरस्त किए गए और ना ही उसकी एसआईटी गठित हो विवेक रही जी, है। वक्त इतना ही था मेरे पास। विवेक जी, वक्त इतना ही था मेरे पास। चर्चा में आने के लिए आपका शुक्रिया विवेक पांडे जी। शिव कुमार बेरिया जी, आपका भी शुक्रिया। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ आज़ाद खालिद जुड़े, आपका भी शुक्रिया। आज की जो चर्चा रही बेहद सार्थक रही, बहुत सारी चीज़ें निकल करके आए। शिव कुमार बेरिया जी ने जिस तरीके से अपनी बातों को रखा,
और विवेक पांडे जी, हालांकि वो आज आंकड़ों की बाजीगरी में ही नजर आए, आंकड़े ही वो प्रदर्शित करते हुए नजर आए। आज़ाद खालिद ने बहुत अच्छा वक्तव्य दिया। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अपना कहीं ना कहीं विपक्ष को देखने की ज़रूरत है, तर्क का वितर्क होता है। उन्होंने ऐसा भी जिक्र किया कि अब एसी कमरों से बाहर आना पड़ेगा। सवाल ये है कि आखिरकार अब बजट पेश हो चुका है, बजट के जरिए रन बनाने की कोशिश जो थी योगी की, उसमें वो सफल नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ आज जब 2 घंटा बोले हैं विधानसभा में, तो आज विपक्ष पर कहीं ना कहीं भारी नजर आए हैं और 2024 निशाना है। फिलहाल सीधा सवाल में इतना ही। आप देखते रहिए GMT न्यूज़। आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @GMT News।